हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ओएम से रिलेटेड दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो दोस्तों उसमें अपनों ने 3 पार्ट दोस्तों पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आज अपने दोस्तों उसमें चौथा पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, उसी सीरीज़ में तो देखिए दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों इसमें देखते हैं। प्लीज़ नेम द ऑफिसेज विच अपडेट द फॉलोइंग ऑफिस मैनुअल। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अब इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि दोस्तों इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको ऑलरेडी बता रखी है। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ वापस, क्योंकि दोस्तों आपको चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों एक एक दो दो तीन तीन नंबर लेके ही आप दोस्तों जो इसकी कट ऑफ है दोस्तों एसएस एग्जामिनेशन की, वो पार कर सकते हो। ठीक है, आप सोचो कि छोटी छोटी चीज़ें मैं छोड़ दूंगा, तो दोस्तों आपको वो चीज़ें नहीं छोड़नी है। धीरे धीरे दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है। ओएम पार्ट 8 से पूछा है, 9 से पूछा है, 10 से पूछा और 11 से पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो बताई थी वो रिवाइज़ करवाता हूँ। दिल्ली से दोस्तों स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, दिल्ली में क्या है दोस्तों, सीजीडी ऑफिस। ठीक है दोस्तों, और जिस बुक में दोस्तों ये दिया हुआ है पैरा नंबर 500 ओएम 1 के अंदर दोस्तों, पैरा नंबर 500 ओएम 1 में जिसमें दिया हुआ है, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले कौन अपडेट करेगा, हमारा सबसे बड़ा ऑफिस सीजीडी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे चलते हैं मेरठ पे। ठीक है, दिल्ली से गए मेरठ, मेरठ से दोस्तों यहाँ से मैं बस में चढ़ा सीजीडीए से, ओएम 1 की बुक लेके दोस्तों मैं मेरठ गया, ओएम 2 ले ली आर्मी वालों से। ठीक है, आर्मी मेरठ के बाद दोस्तों मैं देहरादून गया, ओएम 3 ले ली, और दोस्तों इसके बाद इलाहाबाद, और दोस्तों इलाहाबाद से वापस बस से उतर गया दोस्तों फंड मतलब पैसा देके मेरठ। ठीक है, एक चक्कर पूरा हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर है वो दोस्तों वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 6 फैक्ट्री आउट हो गई तो हमें देखने की जरूरत नहीं है उसमें कौन अपडेट करता है क्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों 6 नंबर यानी सिक्सर, सिक्सर यानी आउट, प्ले ग्राउंड से बॉल बाहर गई दोस्तों, तो इसलिए 6 नंबर आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 7 8 से लेके अपने को 15 तक देखना है। दोस्तों मैंने कुछ स्टॉपेज बनाए हैं, 1 5 10 15, 5 5 के गैप में। ठीक है, उस वीडियो में दोस्तों मैं 15 लिखना भूल गया था, 14 लिखा था। वो ट्रिक भी अच्छी थी, इस उसमें दोस्तों थोड़ा सा एडिशन करना है उस ट्रिक के अंदर। तो पहले दोस्तों 1 5 10 15, 1 नंबर पे है सीजीडीए, 2 नंबर पे है मेरठ फंड, 10 नंबर पे दोस्तों बेंगलुरु, और 15 नंबर पे है पीडी मेरठ। 5 और 15 पे सेम है, फंड मेरठ और पीडी मेरठ। ठीक है, 5 तक याद हुआ दोस्तों, पैसे दे के बस से उतर गया। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर सिक्सर आउट। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर, ये चारों स्टेशन कंप्लीट हो गए, तो मुझे 7 नंबर मेरठ पे जाना, मुंबई पे जाना, सॉरी मुंबई गया पहले ओएम 7 लेके, फिर वापस आया दोस्तों आर्मी वालों के पास, मेरठ के पास। ठीक है, फिर दोस्तों सारे कंप्लीट हो गए, फिर 9 नंबर पूना, 10 नंबर पीसीडी बेंगलोर। दोस्तों ये इसलिए भी याद रखना पीसीडी बेंगलोर आपको, क्योंकि कलर टू ऑडिटर एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, 2014 या 18 वाले में। ठीक है, 10 तक कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब दोस्तों 11 12 13 14 चारों दोस्तों दिल्ली से हैं। ठीक है, और 15 नंबर सीडीए पीडी मेरठ आपको पता ही है। ठीक है, 4 दोस्तों ये दिल्ली से ही हैं, और दोस्तों इसमें जो 11 और 14 है, ठीक है, और दोस्तों ये सेम है। ठीक है, और दोस्तों जो 13 है वो अलग है, और 12 जो है वो अलग है। दोस्तों 11 और 14 है दोस्तों वो आरएनडी से रिलेटेड है, पीसीडी आरएनडी न्यू दिल्ली, और दोस्तों 12 जो है पीसीडी न्यू दिल्ली, और 13 है दोस्तों वो दोस्तों 13 फीट की सड़क बनानी है हमें, मतलब बीआर बॉर्डर रोड से रिलेटेड है। ये देख सकते हो दोस्तों 11 और 14 आरएनडी से रिलेटेड है, 12 नंबर दोस्तों पीसीडी है न्यू दिल्ली, और 13 नंबर दोस्तों बॉर्डर रोड, 13 फीट की सड़क बनानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको शूटर की एक बार रिवाइज़ करवा दी। एक बार फिर देखनी है तो आप उस वीडियो में जाइए, उसमें और अच्छे से मैंने इसको बता रखा है। देखिए ओवन पार्ट 8 दोस्तों, 8 नंबर का है दोस्तों मेरठ, सीडी आर्मी मेरठ। 9 नंबर दोस्तों पूना, 10 नंबर दोस्तों बेंगलोर, 11 नंबर दोस्तों 11 और 14 कहाँ कौन से हैं, आरएनडी पीसीडी आरएनडी न्यू दिल्ली। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, कैन ए सेक्शन ऑफिसर इन डीएडी वेव ऑडिट ऑब्जेक्शंस। क्या बोल रहा है दोस्तों, डीएडी के अंदर एक कोई सेक्शन ऑफिसर है, तो क्या वो ऑडिट ऑब्जेक्शन वेव कर सकता है। ठीक है, तो इस पर कमेंट मांगा है दोस्तों, तो क्या है इसका आंसर दोस्तों, येस सेक्शन ऑफिसर इन डीएडी कैन वेव ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन। कर सकता है दोस्तों, लेकिन शर्त क्या है, ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 एंड बिलो। लेकिन दोस्तों ऑडिट ऑब्जेक्शन की जो वैल्यू है दोस्तों, फाइनेंशियल वैल्यू है दोस्तों, वो लेस देन और इक्वल टू है दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू, मतलब 100 रुपये या 100 रुपये से कम होगी तो वो वेव कर सकता है दोस्तों। अथॉरिटी आपको इसमें मिल जाएगी ओएम 1 पैरा 526 का 7 नंबर पे। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो है ये ओएम 1 का पैरा नंबर 526 है दोस्तों, ये पुराने भी काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू एसओ ए, इसको दोस्तों एसओ ए बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स। दोस्तों ये शब्द काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पंचिंग मीडिया पढ़ोगे आप, उसमें दोस्तों जो नॉर्मल ट्रांसफ़र एडजस्टमेंट की पावर है उसमें एसओ सेक्शन ऑफिसर, इसमें ब्रैकेट में अकाउंट्स और ऑब्लिक दोस्तों डब्ल्यू की पावर जो है वो सेम है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। तो इसको सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे ये एसओ ब्रैकेट में ए ही लिखता है, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स नहीं लिखता। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात। क्या करता है दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पंचिंग मीडिया अप टू ₹50,000। ठीक है दोस्तों, 50,000 तक के दोस्तों जो नॉर्मल ट्रांसफर एडजस्टमेंट है पंचिंग मीडिया में वो साइन करता है। रूटीन के दोस्तों कोरस्पॉन्डिंग साइन करता है। ठीक है, वेवर ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस ऑफ द वैल्यू ₹100, जो पहले अपनों ने पढ़ा है। मतलब ऑडिट ऑब्जेक्शन जिनकी वैल्यू ₹100 या ₹100 से कम है उनको दोस्तों वेव ऑफ करता है। ठीक है, बिलो एंड राइट ऑफ इररिकवरेबल अमाउंट ड्यू टू एनी कॉज ऑफ द वैल्यू ₹100। क्या बोल रहा है दोस्तों, वेवर करता है ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑफ द वैल्यू ₹100। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपको लगता है ऐसे ऑडिट ऑब्जेक्शन है, मान लो वो अपने अमाउंट उनकी रिकवरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो भी दोस्तों ये क्या कर सकता है, उसको राइट ऑफ कर सकता है। यहाँ पे तो पैसे दे दिए और दोस्तों यहाँ पे दे दिया कि मतलब अमाउंट जो है वो इररिकवरेबल है। ठीक है, एक तो वेव करना, एक जो अमाउंट उसको पता है नहीं आएगी उसको भी वेव ऑफ कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। PCDA decides to relax audit temporarily in the matter which concern his own office सबऑर्डिनेट ऑफिस कमेंट। दोस्तों PCDA ने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि रिलैक्स कर दो ऑडिट को टेम्परेरीली इन द मैटर विच कंसर्न हिज ऑफिस सबऑर्डिनेट ऑफिस कमेंट। मतलब पूछना ये चाह रहा है कि PCDA क्या ऑडिट को दोस्तों टेम्परेरीली कर सकते हैं, मतलब एक बार रिलैक्स के लिए, मतलब आपको ऑडिट नहीं करनी। ठीक है, तो दोस्तों ये नहीं कर सकते क्योंकि पैरा नंबर 62 ऑफ OM1 में पेज नंबर 43 में लिखा है ही शुड रेफर द केस टू द CGDA फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर कन्फ्रेंस। ठीक है, मतलब PCDA को दोस्तों प्रायर कन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी अगर उसको ऑडिट को रिलैक्स करना है। ठीक है, अथॉरिटी दोस्तों आपको मिल जाएगी पैरा नंबर 62 OM1 पेज नंबर 43। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों आप OM के जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और दोस्तों ऑडिट कोड और अकाउंट कोड के क्वेश्चन कर रहे थे, दोनों में फ़र्क है दोस्तों। इसमें थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा है और याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों इन बुक्स के अंदर यही फोकस करूँगा तो आपको चीज़ें क्लास के अंदर याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों OM1 का पैरा नंबर 500 हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, और दोस्तों जो पेंशन करनी है और फंड जो करना है आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड और दोस्तों पेयर एंड अलाउंस उसका एक चार्ट बना लिया। तो दोस्तों पूरा चार्ट बना के पूरा अच्छे से नोट्स बना के इसको दोस्तों अपने याद करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, समझने वाली बातें बहुत कम है, याद करने वाली दोस्तों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों क्या बोल रहा है ये, विच सेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफिस डील्स विद फॉलोइंग। मतलब कौन सा प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर का दोस्तों कौन सा ऑफिस जो है दोस्तों डील करता है इन बातों से। ठीक है, ये दोस्तों OM2 जो है पूरी बुक इन्हीं से भरी पड़ी है। सारे सेक्शंस की ड्यूटीज़ और ऑब्जेक्टिव आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, याद वो करेंगे अपने, लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ लेते हैं, क्या पता रिपीट हो जाए। ठीक है, तो एक बार रिपीट हो जाए तो अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनमें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कंटिजेंट बिल्स ऑफ DAD। दोस्तों जो DAD से रिलेटेड कंटिजेंट बिल है वो दोस्तों कौन सा सेक्शन देखता है, मेन ऑफिस का AN सेक्शन। ठीक है, अथॉरिटी दोस्तों ये है इसकी OM2 पेज 85 पैरा नंबर 89। ठीक है, आगे दोस्तों ऑडिट ऑफ हायर्ड ट्रांसपोर्ट बिल, ये कौन करता है दोस्तों, स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन। कंटिजेंट बिल करता है AN सेक्शन एडमिन सेक्शन। ऑडिट ऑफ हायर्ड ट्रांसपोर्ट बिल करता है दोस्तों स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन, पैरा नंबर 512 में मिलेगा आपको, पेज नंबर 427। ठीक है, पेमेंट ऑफ सी फ्रेट एंड लैंडिंग, ये दोस्तों करता है स्टोर ऑडिट सेक्शन। ये था दोस्तों स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन, ये है दोस्तों स्टोर ऑडिट सेक्शन OM2 पैरा 536 से पेज नंबर 452। ट्रैवलिंग अलाउंस डेबिटेबल टू ATG, ये दोस्तों करता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन। ठीक है, इसका आ जाएगा दोस्तों OM2 पैरा 644 पेज नंबर 516। एक दोस्तों कस्टम ड्यूटी चार्ज जो है दोस्तों वो भी स्टोर ऑडिट सेक्शन करता है। ठीक है, ये प्री 2008 में SES के पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो स्टोर ऑडिट सेक्शन से रिलेटेड दोस्तों दो बातें होगी, पेमेंट ऑफ सी फ्रेट एंड लैंडिंग स्टोर ऑडिट, कस्टम ड्यूटी चार्ज स्टोर ऑडिट। ठीक है, कंटिजेंट बिल्स ऑफ DAD AN सेक्शन एडमिन सेक्शन। ठीक है, ऑडिट ऑफ हायर्ड ट्रांसपोर्ट बिल दोस्तों स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन। ट्रैवलिंग अलाउंस डेबिटेबल टू ATG दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन। ठीक है, स्टोर ऑडिट सेक्शन ट्रांसपोर्ट सेक्शन, इनकी अथॉरिटी आप देख सकते हो। आगे चलिए दोस्तों, ये पूछ रहा है प्लीज़ इंडिकेट पीरियड ऑफ रिटेंशन फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो OM2 के दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर की यही है। एक तो रिटेंशन पीरियड पूछेगा, मतलब आपको जो मान लो रिटेंशन पीरियड दोस्तों क्या होता है कि कम से कम इतना टाइम आपको रखना ही है, इससे पहले आप इन ओल्ड रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं दोस्तों रिटेंशन पीरियड। ठीक है, तो एक तो ये पूछेगा और OM2 में दोस्तों एक ये पूछता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या पूछा गया, S&S इम्प्रेस्ड अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर लोकल परचेज, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और दोस्तों ऑर्डिनरी कॉरस्पॉन्डेंस, इनका दोस्तों रिटेंशन पीरियड पूछा गया है। तो अपने देखते हैं क्या है, ये देखिए दोस्तों इनका रिटेंशन पीरियड S&S दोस्तों इम्प्रेस्ड अकाउंट है दोस्तों, इसका रिटेंशन पीरियड है 6 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट्स फाइनलाइज, जब अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएगा उससे दोस्तों 6 साल बाद तक इसको S&S इम्प्रेस्ड अकाउंट को आपको रखना है। ठीक है, अथॉरिटी दोस्तों पैरा नंबर 2 के 23 नंबर में, 23 के भी दोस्तों B में। ठीक है, पेज नंबर 28 पे मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बिल्स फॉर लोकल परचेज दोस्तों 5 साल है, 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग बिल, पास होने के बाद दोस्तों। ठीक है, बिल के, ना कि वो जब आया है। ठीक है, फाइनल जब पेमेंट हो जाएगी दोस्तों बिल की, जब वो वाउचर बन जाएगा दोस्तों तो उसको
5 साल है उसके 5 साल बाद तक आपको रखना है उसको। अथॉरिटी 11 के 9 में पेज नंबर 29। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दोस्तों MES के 10 साल तक आपको रखने हैं। अथॉरिटी 32, ये है 32 नंबर, वो जो इसमें 1 2 3 4 सीरियल नंबर 32, सॉरी सीरियल नंबर 32 और पेज नंबर 34 OM2 में आप जाओगे, ठीक है। ऑर्डिनरी कॉरेस्पॉन्डेंस है दोस्तों 5 साल है रखना इनको। अथॉरिटी है दोस्तों 33 नंबर सीरियल के 7 नंबर में जाओगे सब क्लोज में, और पेज नंबर 35 पे जाओगे OM2 के, तो आपको मिल जाएगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, S&S इंप्रेस्ड अकाउंट दोस्तों 6 साल, कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर लोकल परचेज 5 साल, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दोस्तों MES के 10 साल, और ऑर्डिनरी कॉरेस्पॉन्डेंस दोस्तों 5 साल। समझ में आया दोस्तों? आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए दोस्तों, फ्रेम में आ रहा है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केयर, कस्टडी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ DAD वर्क्स बजट इन वेरियस स्टेशन। दोस्तों क्या बोल रही है कि जो DAD का दोस्तों वर्क्स का बजट है वेरियस स्टेशन पे, ठीक है, तो उसमें दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है दोस्तों जो कंस्ट्रक्टेड की गई है DAD वर्क्स बजट से दोस्तों, उसकी मेंटेनेंस, उसकी केयर, कस्टडी, मेंटेनेंस, रिपेयर का काम कौन करे दोस्तों? MES करता है, ठीक है। आप तो ये याद रखना, DAD कॉलोनी में DAD के ऑफिस से रिलेटेड, DAD के अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी काम करवाना है दोस्तों MES करेगा, ठीक है दोस्तों। पहले नहीं करता था MES, ठीक है। बाद में दोस्तों जो कॉरेस्पॉन्डिंग हुई MOD से, ठीक है, बातचीत हुई दोस्तों गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का एक लेटर दोस्तों बाद में आया था, ठीक है, बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ कि MES ही करेगी ये सारा काम, ठीक है। पैरा नंबर 154 OM2 पेज नंबर 121 पे जाके देख सकते हो, बात लिखी गई है, ठीक है, साफ साफ। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, व्हाट इज IAF-CDA 13 एंड वेयर इट इज़ यूज्ड एंड हुज अप्रूवल इज मस्ट टू इशू IAF-CDA 13। दोस्तों ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में तो आया ही हुआ है SES के, और दोस्तों ये ग्रेजुएट क्लर्क्स MTS के एग्ज़ाम में भी दोस्तों ये पूछा गया था 2018 या 2014 में, ठीक है। तो बताता हूँ दोस्तों क्या होता है। द IAF-CDA 13 शुड बी used only for cases of fresh check in lieu of those lost in transit, returned unpaid due to expiry of the prescribed currency period, dishonored by the bank due to any other reason। दोस्तों क्या बोलता है ये, IAF-CDA 13 है दोस्तों, यूज़ होगा किन केसेस में दोस्तों? फ्रेश चेक के इन ल्यू में, ठीक है, फ्रेश चेक के इन ल्यू में दोस्तों IAF-CDA 13 यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पेमेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है मेनली, क्योंकि चेक दोस्तों क्या होता है पेमेंट करने के लिए। मान लो दोस्तों चेक जो है, फ्रेश चेक जो है इसके इन ल्यू में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चेक दोस्तों जो ओरिजिनल चेक था, जो फ्रेश चेक था, वो लॉस्ट हो गया होगा ट्रांजिट में, खो गया, ठीक है। रिटर्न अनपेड ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड करेंसी पीरियड। चेक का दोस्तों टाइमिंग क्या है दोस्तों? 3 मंथ्स है, ठीक है। तो 3 मंथ है दोस्तों। चेक की पेड की टाइमिंग पहले 6 मंथ होती थी, ठीक है, बाद में अपडेट कर दिया गया इसको, ठीक है। या तो उस टाइम पे उसके बाद इस चेक को बैंक में प्रोड्यूस किया गया, या दोस्तों डिसऑनर्ड कर दिया गया बैंक के द्वारा ड्यू टू एनी अदर रीज़न, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों हम IAF-CDA 13 यूज़ करेंगे, लेकिन दोस्तों विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द PCDA CDA एडिशनल CDA जॉइंट CDA, मतलब पहले अपने को इनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी PCDA CDA एडिशनल CDA या जॉइंट CDA की, ठीक है। इसके बाद ही आप इसको इशू कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आप इंग्लिश देखो कैसे पढ़ोगे यहाँ पे, द IAF-CDA 13 शुड बी यूज्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द PCDA CDA एडिशनल CDA जॉइंट CDA। ये दोस्तों पूरा सब क्लोज था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कुछ और बातें लिखी गई इसमें। दीज फॉर्म्स शुड बी केप्ट अंडर द पर्सनल कस्टडी ऑफ ग्रुप ऑफिसर एडमिन हु शुड एंश्योर दैट दीज फॉर्म्स आर इशूड ओनली फॉर जेन्युइन पर्पस। मतलब बता दिया गया कि इसको कस्टडी में रखना है, इसको जेन्युइन पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बहुत ईजी सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विच सेक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफिस डील्स विद LTC एडवांस टू डिफेंस सिविलियन। दोस्तों जो डिफेंस सिविलियन है दोस्तों, जिनकी पेमेंट है आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से की जाती है, उसको दोस्तों LTC एडवांस की दोस्तों पेमेंट जो है वो कौन करता है, डील कौन करता है? विच सेक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ डील्स विद LTC एडवांस ऑफ डिफेंस सिविलियन, ठीक है। तो दोस्तों इसकी करता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन, तो उसको T सेक्शन जिसको बोलते हैं। पैरा नंबर 627 OM पार्ट 2 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 509 पे आपको ये बात लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।